तो क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, इसका टाइटल है एयर। इसमें देखो बेटा ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है डू यू नो करके, मतलब क्या तुम जानते हो। इसमें लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैसेस। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है एटमॉस्फेयर में जो क्या करती है, जो हीट आती है हमारे अर्थ पर, जो हीट आती है उसको वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, उसे रेडिएट नहीं होने देती। यानी आइडियल फॉर्म क्या कहलाती है कि जितनी सनलाइट से जो हीट आ रही है हमारी अर्थ पे उतनी ही वापस भी हो जाती है, रिफ्लेक्ट भी हो जाती है नाइट के टाइम पे, तभी नाइट को ठंडा हो जाता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो हीट जो है अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट या रेडिएट नहीं हो पाती है। इसी वजह से हमारा अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो नॉर्मल से थोड़ा इंक्रीज हो जाता है और इसे क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस गैस की वजह से होने वाला इफेक्ट। ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं रह पाती है। ठीक है ना। और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो, उसमें फैक्ट्रीज भी हैं, स्मोक भी हैं, कार परफ्यूम्स हैं, इन सब से हीट इंक्रीज होती है और टेम्परेचर बढ़ता है। और जब टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है तो क्या बोला जाता है, इसे ग्लोबल वार्मिंग। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो बर्फ़ है, जो कोल्डेस्ट पार्ट है वहाँ पे जो बर्फ़ जमी हुई है वो क्या करना शुरू कर देती है, मेल्ट होना शुरू कर देती है। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि सी लेवल का जो वाटर है वो इंक्रीज़ होने लगता है। और जब सी लेवल का वाटर इंक्रीज़ होगा तो आसपास के कॉन्टिनेंटल एरिया में क्या आएगी, फ्लड आएगी। और फ्लड आने की वजह से क्या होगा, कोस्टल एरियाज डैमेज हो जाएंगे और इससे क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होगा और बहुत सारी प्लांट और एनिमल की स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगी फ्लड में। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो साइड में बॉक्स में दे रखी थी। अब चैप्टर शुरू करते हैं। हमारी जो अर्थ है वो एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर से कवर है आसपास, यानी हमारी अर्थ के आसपास सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर। ठीक है ना। यानी आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। हमारी अर्थ जो चारों ओर से हवा के बड़े से ब्लैंकेट से घिरी हुई है उसको क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेयर बोला जाता है। अर्थ पे हम जानते हैं सारे के सारे लिविंग बींग्स अर्थ पे डिपेंड हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर के लिए, एटमॉस्फेयर की वजह से ही सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर से हमें सांस लेने के लिए क्या मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है और एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट भी करता है सन रेज से, जो हार्मफुल सन रेज आती हैं उनसे। अगर ये ब्लैंकेट और प्रोटेक्शन हमारे पास नहीं रहेगा तो हम अलाइव नहीं रह पाएंगे, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। और सन की जो हीट है वो दिन में आती है और रात को हम फ्रोज़न हो जाते हैं नाइट में, क्योंकि जितनी लाइट आ रही है उतनी ही लाइट रात को रिफ्लेक्ट होकर के वापस भी चली जाती है और अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर बना रहता है। अब एटमॉस्फेयर में भी कंपोजिशन है। हम देखो, हम ब्रीथिंग करते हैं तो हमारी ब्रीथिंग में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं और मिक्सिंग ऑफ गैसेस भी जाती हैं। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट हैं वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये ऐसी गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में बल्क अमाउंट में प्रेजेंट हैं, सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं। अगर वैसे देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, ये सब भी पाई जाती हैं, पर इनका जो अमाउंट है वो क्या है, लेस है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन का जो अमाउंट है, हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो लेसर अमाउंट है। ठीक है ना। ये सारी गैसेस के अंदर छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स होते हैं, इनके अंदर एयर होती है। ठीक है ना। और ये पाई चार्ट है, ये इसको काफ़ी हद तक समझा रहा है कि परसेंटेज वाइज कितना है। तो जो नाइट्रोजन है वो 78% है, बची हुई 21% ऑक्सीजन, और उसमें से जो 1% बची हुई है बाकी की अदर गैसेस हैं। ठीक है। 78, 21 एंड 1% का रेशियो है। उन 1% में से 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और 0.93% आर्गन है और 0.04% अदर गैसेस है। कंपेयर टेन देखा जाए तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बाद जो तीसरे नंबर पर प्रेजेंट गैस आती है वो है आर्गन, 0.93%। उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। उसके बाद आती है बाकी की अदर गैसेस। ठीक है। तो जो गैसेस और टिनी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो एयर के अंदर प्रेजेंट है वो पाई चार्ट में दिखाया गया और परसेंटेज भी दिखाया गया है। नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा प्लेंटीफुल गैस है एयर के अंदर। ठीक है ना। और इसको हम इनहेल भी कर लेते हैं, तो कुछ अमाउंट, जैसे हम कभी सांस लेते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरी ऑक्सीजन ही प्योर जा रही है, कुछ अमाउंट पर नाइट्रोजन भी हमारे बॉडी के अंदर इनहेल हो जाती है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत प्लांट्स को पड़ती है सर्वाइव रहने के लिए। ठीक है ना। और दे कैन नॉट टेक, ये जो है एक बात प्रॉब्लम है कि इनको नाइट्रोजन तो चाहिए लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते, ये इसको लेते हैं बैक्टीरिया की मदद से। बैक्टीरिया इसको नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेता है और इनके रूट्स में पहुंचाता है, तब जाकर के क्या कर पाते हैं, प्लांट्स नाइट्रोजन को ले पाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है, बैक्टीरिया करता है, जो प्लांट्स के सॉइल में और रूट्स में रहता है। वो नाइट्रोजन को एयर से लेता है और फिर उसे प्लांट जिस फॉर्म में ले सकते हैं उस फॉर्म में चेंज करता है और प्लांट को
देता है। ऑक्सीजन जो है वो सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस, यानी फर्स्ट मोस्ट प्लेंटीफुल गैस का नाम नाइट्रोजन है, उसके बाद सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है जो एयर में है। ह्यूमंस और एनिमल जो होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं एयर से, है ना, क्योंकि ह्यूमंस और एनिमल्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, क्या करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं कब, जब वो फोटोसाइंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है और उस ऑक्सीजन को ह्यूमंस और एनिमल्स यूज़ करते हैं ब्रीथिंग में। इस तरीके से ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जितना प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं उतना हम इनहेल कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट उसका नहीं बढ़ता है। अगर हम ट्रीज़ को कट कर देंगे तो ये ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक और इम्पॉर्टेंट गैस है, इसे ये ग्रीन प्लांट यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपना खाना बनाने के लिए। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट का यूज़ करते हैं तो उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिससे उनका खाना बनता है और ऑक्सीजन लॉट ऑफ अमाउंट में रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होती है तो ह्यूमन और एनिमल्स जो होते हैं इक्वल अमाउंट में प्लांट्स होते हैं, तो परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। अगर ये बैलेंस अपसेट हो जाएगा तो जो फ्यूल्स है बर्न लगने लगेंगे, कॉयल और ऑयल को अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा और जो वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड की वो इंक्रीज़ हो जाएगी और अर्थ का जो वेदर और क्लाइमेट है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा, वो उसको इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। स्टार्टिंग से लेके अर्थ तक अगर देखा जाए तो सबसे नीचे वाली लेयर को ट्रोपोस्फेयर, उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और फिर आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। आयनोस्फेयर जो लेयर है वो थर्मोस्फेयर के अंदर ही आ जाती है। तो मोस्टली 5 टाइप ऑफ लेयर बोला जाता है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो सबसे नीचे वाली लेयर है, यानी कि अगर अर्थ के सरफेस से जाएंगे तो सबसे पहले नंबर पर जो लेयर पड़ेगी सबसे ऊपर वो कौन सी पड़ेगी, ट्रोपोस्फेयर। ये जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है इसकी जो हाइट है वो अर्थ के सरफेस से 13 किलोमीटर ऊपर तक है, यानी अर्थ के सरफेस से ऊपर 13 किलोमीटर तक जाएंगे तो वो जो एटमॉस्फेयर होगा वो कौन सी लेयर होगी, ट्रोपोस्फेयर होगी। इसके अंदर हम ब्रीथ कर सकते हो, जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं, बादल बनते हैं, तूफान आता है, फॉग होता है यानी रेनफॉल, फॉग और हेल स्टॉर्म जितने भी होते हैं ये सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर के अंदर ही आते हैं। दूसरे नंबर पे आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर से ऊपर लाई करता है और इसका जो एक्सटेंड है वो उसकी हाइट कितनी है, 50 किलोमीटर तक है। जैसे ट्रोपोस्फेयर की थी अर्थ सरफेस से 13 किलोमीटर तक, स्ट्रेटोस्फेयर की है 50 किलोमीटर तक, ठीक है ना। ये जो लेयर है ऑलमोस्ट इसके अंदर किसी प्रकार का वेदर फिनोमेना नहीं होता है, किसी प्रकार कोई क्लाउड नहीं पाया जाता है, कोई भी वेदर एक्टिविटीज़ इसके अंदर नहीं होती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो एरोप्लेन्स हैं वो इसी लेयर के अंदर फ्लाई करते हैं, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है ना। तो जो ओजोन लेयर है वो भी इसी के अंदर ही पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही ओजोन लेयर पाई जाती है, जो हमें हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज से बचाती है, ठीक है। तीसरी जो लेयर है वो है मेसोस्फेयर। ये तीसरी लेयर है एटमॉस्फेयर की और इसका जो एक्सटेंशन है वो 80 किलोमीटर तक है। ट्रोपोस्फेयर 13 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर एंड मेसोस्फेयर 80 किलोमीटर, ठीक है ना। और जो मेट्रोइड्स जो बर्न होते हैं वो कौन सी लेयर में बर्न होते हैं, मेसोस्फेयर के अंदर बर्न होते हैं, ठीक है ना। थर्मोस्फेयर जो है इसके अंदर टेम्परेचर, इसी ये वो लेयर है जिसके अंदर बाकी लेयर्स में ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है, लेकिन थर्मोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जहाँ पे ऊपर उस लेयर में जाने पर टेम्परेचर हल्का सा इंक्रीज़ होने लग जाता है, रैपिडली इंक्रीज़ होने लग जाता है। क्योंकि इसके अंदर एक लेयर पाई जाती है वो है आयनोस्फेयर, और आयंस की वजह से ही वहाँ पर जो है टेम्परेचर है थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। इसका जो एक्सटेंशन है वो है 80 से लेके 400 किलोमीटर तक। पहला 13 किलोमीटर, देन 50 किलोमीटर, मेसोस्फेयर 80 किलोमीटर और थर्मोस्फेयर जिसमें आयनोस्फेयर लेयर भी पाई जाती है 80 से 400 किलोमीटर एक्सटेंड करता है, ठीक है। इस लेयर के अंदर रेडियो ट्रांसमिशन होते हैं, ठीक है ना। रेडियो ट्रांसमिशन होते हैं, जो रेडियो के सिग्नल्स हमें अर्थ के पास रिफ्लेक्ट होकर के वापस आते हैं, तो वो इसी लेयर थर्मोस्फेयर के अंदर होते हैं। जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की उसको एक्सोस्फेयर बोला जाता है, जो काफ़ी पतली लेयर है और इसके अंदर जो काफ़ी हल्की गैसेस हैं वो पाई जाती हैं, जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन, जो इस लेयर के अंदर स्पेस के अंदर फ्लोट करती रहती है, वो एक्सोस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं। वेदर और क्लाइमेट देखो, हमने बहुत बार सुना होगा कि पंखा चला तो गर्मी लग रही है, ठीक है ना, अरे गर्मी लगी तो बाहर जाके मौसम में ठंडी हवा ले लो। इसका मतलब वेदर क्या होता है, हर घंटे हर दिन बदलने वाली एटमॉस्फेरिक कंडीशन को क्या बोला जाता है, वेदर बोला जाता है। यानी वेदर इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। वेदर इज द आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एक हॉट और ह्यूमिड वेदर जो होता है वो काफ़ी इरिटेबल होता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा उमस जो होता है वो बहुत इरिटेट करने वाला व्यवहार होता है। और एक प्लीजेंट और ठंडी ठंडी हवा चलने वाला जो वेदर होता है वो काफ़ी चीयरफुल होता है। चीयरफुल मतलब काफ़ी आउटस्टैंडिंग होता है, ठीक है। तो वेदर जो होता है वो ड्रामेटिकली डे टू डे चेंज होता रहता है, और जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है किसी भी प्लेस की लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स, जो साइंस में पढ़ा था 25 ईयर, जो एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट, ठीक है ना।
टेम्परेचर जो हम डेली फील करते हैं, टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर, देखो जो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए एयर इज कॉल्ड द टेम्परेचर, यानी कि वो डिग्री जो हॉटनेस और कोल्डनेस को बताए अर्थ के एयर के अंदर, यानी एयर हवा जो है वो गर्म है या ठंडी है, ठीक है ना। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इन द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का है वो न केवल दिन और रात में बदलता है, बल्कि वो सीजन टू सीजन भी बदलता है, समर में बदल जाता है, हॉटर में बदल जाता है, विंटर में बदल जाता है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो देखा जाएगा वो होता है इंसोलेशन, यानी कि इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, हम सन से आने वाली जो एनर्जी है, जो उस सन से आने वाली एनर्जी हम कितनी रिसीव कर पा रहे हैं, जितने एरिया पर सन की जो लाइट पड़ रही है उस एरिया को क्या बोला जाता है, इंसोलेटेड, और वही जो प्रोसेस क्या कहलाती है, इंसोलेशन, ठीक है ना। तो अमाउंट जैसे जैसे अर्थ पे इंसोलेशन डिक्रीज, यानी सनलाइट जो हमारे अर्थ पर डिक्रीज होती जाती है, कहाँ से, इक्वेटर से पोल की तरफ, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो सनलाइट का जो अमाउंट है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो ऊपर जाने पर, हायर लैटिट्यूड्स पर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट जो हमने अभी भी जो पढ़ा था, इनोवेशन जो है वो भी कम होने लग जाता है, यानी इंसोलेशन जो है वो भी ऊपर जाने पर कम होता है। इंसोलेशन कम होने की वजह से टेम्परेचर भी जो हाई लैटिट्यूड्स पर जाने पर कम होता है, ठीक है ना। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा, अगर राइज टू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने पर कुछ क्रॉप्स जो है वो ग्रो करेंगी, लेकिन कुछ क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएंगी। टेम्परेट्स जो प्लेसेस हैं वहाँ पे अगर विलेजेस का जो टेम्परेचर वो सिटीज़ के मुताबिक, सिटीज़ का जो टेम्परेचर है वो विलेज के मुताबिक ज़्यादा होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग्स होती हैं और बिल्डिंग्स रोड्स होते हैं, बिल्डिंग्स क्या करती हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, इस वजह से जो टेम्परेचर है वो क्या होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, दिन में और नाइट में कोल्ड हो जाता है, क्योंकि वही बिल्डिंग्स फिर हीट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, ठीक है ना। जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है उस एरिया में भी टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है, और सिटीज़ में भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। एयर प्रेशर, एयर प्रेशर को डिफाइन किया जाता है कि जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, एयर का जो वजन है, एयर का जो वेट है, उस एयर के वेट के द्वारा जो अर्थ के ऊपर प्रेशर एक्सेप्ट किया जा रहा है वो क्या कहला जाता है, एयर प्रेशर, यानी एयर की वजह से होने वाला प्रेशर क्या बोला जाता है, एयर प्रेशर। यानी कि एयर प्रेशर डिफाइन एज अ प्रेशर एक्सेप्टेड बाय द वेट ऑफ ए एयर ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है ना। प्रेशर एक्सेप्टेड बाय द वेट ऑफ एन एयर ऑन अर्थ सरफेस, यानी अर्थ के सरफेस पर एयर का वेट जो प्रेशर एक्सिट करता है उसे क्या बोला जाता है, एयर प्रेशर बोला जाता है। यानी कि अ प्रेशर एक्सेप्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद में जो एयर प्रेशर है वो हाईएस्ट होता है सी लेवल पे और डिक्रीज होता चला जाता है जैसे जैसे हाइट पर चलते जाते हैं, ठीक है। सी लेवल पे बहुत ज़्यादा होता है और ऊपर जाने पर डिक्रीज होता चला जाता है। हॉरिजेंटली अगर देखा जाएगा तो एयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है, यानी कि टेम्परेचर अगर हाई है तो एयर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होगी, और एयर जब गर्म होगी तो एयर क्या करेगी, ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठेगी तो वहाँ पे जो नीचे एरिया रह जाएगा वो कैसा एरिया रह जाएगा, लो प्रेशर एरिया वो क्रिएट करेगी। तो लो प्रेशर एरिया जो कहाँ पर मिलता है, ज़्यादातर जो हॉट रीजन्स होते हैं वहाँ पर मिलता है, क्लाउडी और वेट वेदर के अंदर मिलता है। जैसे जैसे लोअर टेम्परेचर होगा एयर ठंडी होती चली जाएगी, और एयर ठंडी होगी तो एयर नीचे बैठेगी यानी सिंक करेगी, तो वहाँ पे कैसा प्रेशर जोन बनेगा, हाई प्रेशर जोन बनेगा, ठीक है ना। हाई प्रेशर जोन जब बनता है तब जो सन है और जो स्काई है वो एकदम क्लियर रहती है, किसी प्रकार कोई बादल नहीं देखने को मिलता, ठीक है ना। तो जब भी एयर तो एयर हमेशा कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में मूव करती है, कौन, एयर। विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड, यानी वो हवाएं जो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करती हैं उसे क्या बोला जाता है, विंड बोला जाता है। ऐसा क्योंकि हाई प्रेशर जोन कहाँ पर बनता है, जहाँ पे जो हवाएं नीचे बैठ जाती हैं। लो प्रेशर जोन कहाँ बनता है, जहाँ पे हवाएं ऊपर उठ चुकी होती है तो वो जगह खाली हो जाती है, खाली जगह को भरने के लिए हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में विंड आती हैं, तो क्या बोला जाता है, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि अब जो ट्रीज़ हैं कभी कभी स्टॉर्म्स भी आ जाता है, विंड ब्लो करती है, ठीक है ना। तो विंड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, अगर विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा वॉक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें सामने से बहुत ज़्यादा फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। अब देखो विंड भी तीन प्रकार की होती है, एक होती है परमानेंट विंड, ठीक है, एक होती है सीजनल विंड और एक होती है लोकल विंड। परमानेंट विंड वो है जैसे कि द ट्रेड विंड्स है, वेस्टर्लीज है, ईस्टर्लीज है। ये परमानेंट विंड इसलिए क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ब्लो करती हैं, यानी इनकी डायरेक्शन सीजन के अकॉर्डिंग या प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, ये थ्रू आउट द ईयर अपनी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जो इनकी फिक्स डायरेक्शन है उस फिक्स डायरेक्शन के अंदर ही थ्रू आउट द ईयर ये क्या करती हैं, ब्लो करती हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, ईस्टर्ली, वेस्टर्ली और ट्रेड विंड्स।
लेकिन जो सीजनल विंड्स है इनकी जो डायरेक्शन है वो सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, जैसे कि मानसून विंड, ठीक है ना। और लोकल विंड्स होती हैं ऐसी विंड जो केवल एक पर्टिकुलर एरिया पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक साल के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही फ्लो करती हैं, उन्हें बोला जाता है। जैसे कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जो है ये लोकल विंड है, ये पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर एरिया पर क्या करती हैं, ब्लो करती हैं। और एग्जांपल लू जो है नॉर्थन एरिया में होती है, उसे बोला जाता है। ये देखो टाइम जोन है, जैसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, जैसे डोल्ड्रम्स भी बोला जाता है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट ये लो प्रेशर है, और ये जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है, इसे हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है। और विंड हमेशा कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अगर ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, हॉर्स लैटिट्यूड है, तो विंड कहाँ से मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो ये कौन सी विंड है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। क्यों, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, इसलिए इसे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो ना, ये जो इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर एरिया है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया को डोल्ड्रम्स बोला जाता है, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन को क्या बोला जाता है, इसको हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है। तो यहाँ पर भी हाई प्रेशर जोन है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, लेकिन ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन से मूव कर रही है, तो इसे कौन सा बोला जाएगा, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब यहाँ पर हाई प्रेशर जोन है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है, हॉर्स लैटिट्यूड, और ऊपर क्या है, सब पोलर लो प्रेशर जोन है। तो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ विंड मूव करेगी, तो इसे क्या बोला जाएगा, वेस्टर्ली, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, वेस्ट से आ रही है, तो इसे क्या बोला जाएगा, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज। ऐसे ही ऊपर जो पोल का एरिया होता है वहाँ पे हाई प्रेशर जोन होता है, और ये सब पोलर लो प्रेशर जोन है। तो सब पोलर लो प्रेशर जोन की तरफ जो हाई प्रेशर जोन से विंड आ रही है उसको क्या बोला जाएगा, पोलर ईस्टर्लीज, क्योंकि ये पोलर में आ रही है। और ईस्टर्लीज क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है ना। ऐसे नीचे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन हाई लैटिट्यूड्स है, और इसके नीचे सब पोलर लो रीजन है, सब पोलर लो प्रेशर जोन है। सब पोलर लो प्रेशर जोन की तरफ जब हाई प्रेशर से विंड आएंगी तो प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है। नीचे जो है ये हाई प्रेशर एरिया है, और ये पोलर एरिया हाई प्रेशर होता है, और ये सब पोलर लो प्रेशर एरिया है, तो हाई प्रेशर से लो पोलर प्रेशर की ओर जा रही है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, पोलर ईस्टर्लीज, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन से जा रही है, ठीक है ना। तो ये ईस्टर्लीज होती हैं, सबसे बीच में होती हैं ट्रेड विंड्स, वो उसके बाद होती है वेस्टर्ली, फिर पोलर रीजन्स में कौन सी होती है, ईस्टर्लीज होती हैं। जो ईस्टर्ली है उन्हें पोलर ईस्टर्लीज बोला जाता है, जो ये है इन्हें प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज बोला जाता है ना। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, प्रिवेलिंग वेस्टर्ली, प्रिवेलिंग ईस्टर्लीज बोला जाता है, क्योंकि विंड हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करती हैं, ब्लो करती हैं, ठीक है। ये उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था, उड़ीसा के कोस्ट पे, कब आया था, 1999 में, यानी 1999 में उड़ीसा के कोस्ट पर एक साइक्लोन आया था 17 से 18 अक्टूबर के बीच में। इसने काफ़ी तबाही बचाई थी, बहुत 260 किलोमीटर एरिया को इसने तबाह करा था। 36 घंटे तक ये साइक्लोन आया था, कच्छ हाउस, रूफटॉप वगैरह सबको इसने बहुत बुरी तरीके से खराब है, डिस्ट्रक्ट कर दिया था, ठीक है। लास्ट टॉपिक है बेटा मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर उसमें जो पानी प्रेजेंट है उसे बोला जाता है मॉइस्चर। यानी जब पानी गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा तो वाटर जो है वो एवोपरेट हो जाता है, यानी भाप बन के एवोपरेट हो जाता है लैंड से। तो डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में जब पानी वाटर वेपर्स बन जाएंगे तो मॉइस्चर हो जाएगा, यानी कि हमारे अर्थ पे हमारे जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उसमें पानी आ जाएगा, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो पानी का अमाउंट होता है उसे ही क्या बोला जाता है, ह्यूमिडिटी बोला जाता है। यानी मॉइस्चर इन द एयर इट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। तो जब एयर जो है पूरी तरीके से वाटर वेपर से कवर हो जाती है, यानी कि पूरी एयर के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसे ह्यूमिड चिपचिपी वाला दिन बोला जाता है। तो जैसे जैसे हम बार बार होता चला जाता है तो कैपेसिटी जो होती है वाटर को होल्ड करने की, वाटर वेपर की, वो इंक्रीज़ होती चली जाती है, फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी होती है कि अब उससे ज़्यादा पानी वो एफर्ड कर नहीं सकती है, तो वो क्या होता है, अनकंफर्टेबल हमें फील होने लगता है, हमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी फील होने लगती है। और जैसे जैसे वाटर वेपर राइज होता चला जाएगा तो धीरे धीरे करके वो ऊपर जाएगा, यानी पानी गर्म है, धीरे करके पानी ऊपर जाके ठंडा होगा तो क्या करना शुरू करेगा, अपने आपस में कंडेंस करना शुरू करेगा, आपस में कॉम्पैक्ट होना शुरू करेगा। और जब आपस में कंडेंस होना शुरू करेगा तो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी, फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स होगा। जैसे जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगी धीरे करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लाउड में कन्वर्ट हो जाएगा। सारी की सारी वाटर ड्रॉपलेट्स मिल करके क्या बनाएंगी, क्लाउड बनाएंगी। और जब ये क्लाउड ड्रॉपलेट्स और वाटर जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, इनके अंदर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी अब पूरी फुल हो जाती है, अब इससे ज़्यादा ये होल्ड नहीं कर पाती है, तो ये बारिश बन करके प्रेसिपिटेशन के रूप में पानी नीचे आ जाता है। तो जेट प्लेन जो फ्लाई करते हैं स्काई में वे ना, और जो मॉइस्चर होता है अर्थ का, और ये सब पानी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है जेट प्लेन्स वगैरह को। तो प्रेसिपिटेशन जो है वो अर्थ पे लिक्विड के फॉर्म में, पानी के फॉर्म में होता है, जिसे क्या बोला जाता है, रेन बोला जाता है। ज़्यादातर जो ग्राउंड वाटर है वो रेन वाटर है, और प्लांट जो है इसी की मदद से अपने आप को प्रिजर्व करते हैं। जो ट्रीज़ हैं अगर हम उनको कट कर देंगे तो रेन वाटर का जो फ्लो है वो बेयर माउंटेन्स की तरह हो जाएगा, लो एरियाज़ में फ्लडिंग आना शुरू हो जाएगी। और 3 प्रकार की रेनफॉल होती है, कन्वेंशनल रेनफॉल होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल जो साइक्लोन के होने की वजह, साइक्लोन
साइक्लोन की वजह से आती है। कन्वेंशनल रेनफॉल जो मतलब कि नॉर्मली पानी है, पानी जो है हीट बन गया, हीट बन के एवोपरेट हो गया और फिर उसके बाद में बादल बन के बारिश हुई है। ओरोग्राफिक होती है जैसे कोई पहाड़ है और पानी एवोपरेट पहाड़ के सारे से हवा ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद में क्लाउड बन गया और फिर वहीं से उसने एक साइड माउंटेन के जो है बारिश करा दी है, तो उसे क्या बोला जाता है, रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल। और साइक्लोन से होने वाली बारिश को क्या बोला जाता है, साइक्लोनिक रेनफॉल। तो रेनफॉल 3 प्रकार की, साइक्लोनिक, ओरोग्राफिक और कन्वेंशनल रेनफॉल। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है और इसकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है ना, और इसमें कुछ अदर फॉर्म प्रेसिपिटेशन दे रखे हैं, यानी कभी कभी बारिश जो है वो ओरों के रूप में, स्लीट के रूप में होती है, कभी कभी बारिश जो है वो बर्फ़ के रूप में होती है, कभी कभी पानी के रूप में भी होती है। ठीक है ना, तो रेनफॉल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए, एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए और अर्थ पे फ्रेश वाटर के लिए। अगर रेनफॉल कम हो जाएगा तो पानी की कमी आ जाएगी, ड्राउट क्रिएट हो जाएगा और दूसरी तरफ फ्लड बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद में ये एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, सारे MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पूरी एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करनी है, अगर नहीं आता है तो पूछ भी लेना है। ठीक है।